हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिजा में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री और यूपी के डेट में जो मॉडल पेपर चल रहा है उसके पार्ट 6 को, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके पीजी पीसीबी पीसीएम सभी ग्रुप्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट जुड़ जाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ पहुँच सके। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाए विथ आंसर। तो शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चंस। अगर आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा तो उसको जाके देखिए, प्लेलिस्ट में सभी एक साथ आपको मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पर, किस सिद्धांत के अनुसार एक कक्ष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लेकिन उसकी चक्रण दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन कैन रिसाइड इन एन ऑर्बिटल बट देयर स्पिन डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट टू ईच अदर। जैसे कि आपने इस प्रकार से कुछ देखा होगा या बनाया होगा। जब इस प्रकार से आप बनाते होंगे तो कैसे, इस प्रकार से एक स्पिन के उधर एक नीचे, इधर नीचे, इधर नीचे, मतलब ये दो की यहाँ पे देख सकते हैं, दो हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं लेकिन उनकी जो स्पिन यानी चक्रण जो दिशा है यानी उनकी जो डायरेक्शन है, स्पिनिंग जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट हो रही है। और यहाँ पे कितने भरे जा रहे हैं, केवल 2 ही भरे जा रहे हैं। तो एक कौन से नियम के तहत कहा जाता है, यानी कौन सा नियम इस चीज़ को बताता है, इसके बारे में जो नियम बताता है वो कौन सा नियम है, पाउली अपवर्जन नियम। कौन नियम, पाउली अपवर्जन का नियम। अब बाउ के नियम की अगर बात करें तो ऊर्जा की जो तटस्थ अवस्था में इलेक्ट्रॉन का जो अल्पतम ऊर्जा वाले, मतलब जिसमें सबसे कम ऊर्जा होती है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जिस कोष में भी, जिस उपकोष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम, यहाँ पे कक्ष की, यानी जो यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉन की सबसे कम ऊर्जा होगी उसमें, उस उपकोष में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेगा। एक कौन नियम कहता है, अब बाउ नियम कहता है कि भाई जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है लेस होगी, सबसे कम होगी, उसमें जो सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। हुंड का नियम क्या कहता है कि भाई, हुंड का नियम कहता है किसी भी उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का जो है युग्मज केवल उस समय प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षा में जो है पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए। जैसे कि अगर आप जो है अभी जैसे आपने फील किया था, जैसे आप पाउली का उसी प्रकार से उसको समझने की कोशिश की। जैसे अब यहाँ पे हुंड का नियम कहता है कि भाई सभी में पहले क्या करो कि एक एक आप फील कर लो, एक एक फील किया, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उनको फिर से आप पेयरिंग में बनाना शुरू करो। ये जो है बताता कौन है, हुंड का नियम इसके बारे में कहता है। कौन कहता है, हुंड का नियम कहता है कि भाई पहले जो है सभी जितने भी उपकोष हैं सभी में क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन फील कर दो, उसके बाद जो है आप तब पुनः जो है उसका युग्म शुरू करो, यानी जोड़ा बनाना शुरू करो। और बोरबरी का नियम के द्वारा जो है आपका सबसे जो कारगर नियम, यानी जो सबसे अच्छा नियम है कौन सा, 2n²। यहाँ पे आपका n जो है वो कक्षकों की संख्या के अनुसार बताया जाएगा कि भाई जैसे कि आपको कि पहला जो यहाँ पे अगर n बराबर 1 आप रखेंगे तो पहली कक्षा हो जाएगी। भाई पहली कक्षा में आपको कितने इलेक्ट्रॉन बने, ओ यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप n बराबर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, यहाँ पे आप क्या हो 4 और 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे ही आप n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे ही आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। ये कौन कहता है, बोरबरी का नियम बताता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2n² के तहत जो बोरबरी के नियम के अनुसार हम कक्षकों में क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराते हैं। नेक्स्ट वन, पी उपकक्षा में अधिकतम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इन द पी सब ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे 4 जो है एस पी डी और एफ, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपके 4 यहाँ पे होते हैं, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन कम, इसमें कितने रखते हैं 2, इसमें कितने 6, डी में कितने हैं 10 है और एफ में आपके 14 होते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पी उपकक्षा में तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये किसका, एस का है, ये डी का है, ये आपका 14 किसका, एफ का हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नाभिक के सबसे निकट वाले सेल को किस अक्षर द्वारा व्यक्त करते हैं, विच लेटर रिप्रेजेंट द सेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस। यानी जैसे इस प्रकार से आपका अगर न्यूक्लियस बनाया गया और इसके बाद जो है आप यहाँ से दूसरी बनाएं, उसके बाद आप यहाँ से तीसरी बनाएं, उसके बाद आप क्या करेंगे यहाँ से चौथी बनाएं, उसके बाद फिर से आपने एक लाइनिंग और बनाया। तो ये जो सबसे क्लोजेस्ट वाली दिख रही है, ये जो सबसे बीच वाली लाइनिंग दिख रही है, ये वाली, अगर आप इसकी बात करो इस वाले की, तो ये कौन सी, जैसे कि इसको अगर आप क्या दो, के नाम दो, इसका के दिया, ये तो ये एल हो जाएगा, ये यम हो जाएगा, ये यन हो जाएगा। तो इनके जो नाम दिए गए क्या है, के एल एम एन के तहत दिया गया है। तो आपको पहला जो ऑप्शन क्या दिखेगा, सबसे यहाँ पे जो है ये नज़दीक है, के एल एम
इसी के तहत हो जाएगा। और नाभिक में जो सबसे निकट वाले सेल होता है उसकी ऊर्जा जो है क्या होती है कि सबसे कम होगी, यानी जो सबके है उसकी ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। और जो यहाँ पे सबसे दूर यानी यन दिख रहा है उसकी क्या होगी, ऊर्जा सबसे अधिक हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी अबव नियम कह रहा था कि भाई जिसमें जो है सबसे ऊर्जा कम होगी उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो के वाला उपकक्ष होता है यानी सब यहाँ पे सब सेल होता है उसमें जो क्या होता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करता है। जब भी आप फील करना शुरू करते हैं कहाँ शुरू करते हैं, पहले कक्षक से शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल से यहाँ पे शुरू करते हैं आप इलेक्ट्रॉन को फील करना। तो वही अबव नियम कहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे नाभिक के सबसे निकट में होगा जो भी सेल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डी उपकक्षक की आकृति कैसी होती है, व्हाट इज द शेप ऑफ डी सब ऑर्बिटल। तो जो भी आपको जवाब पता रहे तो उसको ज़रूर बताने की कोशिश करें। अब यहाँ पे देखिए अगर बात की जाए डी उपकक्ष की, तो यहाँ पे देखिए 3 की जो है आपकी शेप जो है डिफाइन किया गया है, एस पी और यहाँ पे एफ नहीं डी, यहाँ पे डी रहेगा। यस की जो होती है आकृति कैसी होती है, वृत्तीय होती है यानी सर्कुलर होती है। अगर पी की बात की जाए तो डमरू की आकृति होती है, डम्बल शेप होता है। किसकी होती है, पी की। अगर द्विडमरू की बात की जाए तो किसकी होती है, डी की होती है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वन, कक्षाओं एवं उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहते हैं, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स एंड सब ऑर्बिटल्स कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो देखिए कक्षाओं इलेक्ट्रॉनों के वितरण की बात की, इलेक्ट्रॉनों के वितरण से किससे है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वन, संयोजित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कैसी होगी, हाउ विल बी द एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू बी कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। तो यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसकी बात की जा रही है और यहाँ पे जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी बात की जा रही है। तो दोनों में जो डिफरेंट होगा ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कैसी होगी, तो यहाँ पे जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी, अधिक होगी। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होगा कि जो अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पकड़िए 2 लिया, उसके बाद 2 4 हुआ 8 हुआ। अब ये जो है बना किसका है, तो ये आप देखिए यहाँ पे एन ए का बना है, क्योंकि एक जो है आपका बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कौन सा है, संयोजी वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो इसके जो अंदर वाले उनसे क्या होगी, इसकी जो ऊर्जा होगी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा उस तत्व के बारे में क्या पता चलता है, व्हाट डज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट रिवेल अबाउट दैट एलिमेंट। तो अभी आप जस्ट पीछे देखें हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर बनाया इस प्रकार से, यहाँ पे आपने जैसे ही बनाया सोडियम का कि भाई इसके जो है सेकेंड कोर्स में हमने 8 फिल किए, उसके बाद जो लास्ट वाला आपका था उसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे 1 रखा। तो एक जो ये इलेक्ट्रॉन है क्या कर रहा है कि भाई इसकी जो वैलेंसी होगी 1 होगी। अब कैसे प्लस होगी या माइनस, क्योंकि ये जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, यानी इसको जो है दान कर देगा। ठीक है, डिनोट कर देगा। तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर जो है एक प्लस का चार्ज आ जाएगा, यानी ये आपका प्लस बन जाएगा। तो ये क्या होगी, इसकी वैलेंसी को दर्शाएगा, यानी तत्वों की संयोजकता, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। विभिन्न तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान हो तो उन तत्वों में क्या समानता होगी, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेम देन व्हाट विल बी द सिमिलरिटी बिटवीन दोज एलिमेंट्स। यहाँ पे 8 के राइट आंसर की बात की जाए, जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि समान हो तो उन तत्वों में क्या समानता होगी, तो वहाँ पे क्या समानता होगी, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी क्या होगी, वो इक्वल होगी। रासायनिक जो गुण होगा क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा। नेक्स्ट वन, रेडियो धर्मिता किसका गुण है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो धर्मिता की बात की जाए, रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो किसका गुण है, ये नाभिक का होता है, यानी न्यूक्लियस का होता है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो खोज की गई थी तो हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी। हेनरी बेकरेल के द्वारा की गई थी, 1902 में की गई थी। इस चीज़ का भी आपको क्या ध्यान रखना है, 1902 में हेनरी बेकरेल के द्वारा नाभिक की खोज की गई थी, यानी न्यूक्लियस की खोज की गई थी। नेक्स्ट वन,
किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द परमानेंट न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या से कम हो, जो प्रोटॉनिक संख्या क्या होगी? न्यूट्रॉन से कम होगी, यानी न्यूट्रॉन की संख्या इसका लेस देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट वन, रेडियोधर्मिता की इकाई है। व्हाट इज द यूनिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी? तो यहाँ पे अगर रेडियो एक्टिविटी की बात की जाए तो जो यहाँ पे मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी के द्वारा इसकी खोज की गई, तो उसी के यहाँ पे जो है नाम में यहाँ पे उन्हीं से रिलेट करके क्यूरी यहाँ पे क्या बनाएगी? इसकी इकाई को बनाया गया है, यानी इसकी जो यूनिट क्या है? क्यूरी है। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 3.7 × 10⁻10 हो जाती है, ठीक है, क्यूरी हो जाएगी। निम्न में से कौन से कणों के उत्सर्जन से रेडियो सक्रिय तत्वों के संभारिक बनते हैं? आइसोबर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द इमिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स? तो 12 के यहाँ पे राइट आंसर की बात किया तो किसके उत्सर्जन से, यहाँ पे कौन से कण के उत्सर्जन से होता है? तो जो बीटा कण होते हैं उनके उत्सर्जन से क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्वों के संभारिक बनते हैं। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? व्हाट टाइप ऑफ द चार्ज डू बीटा रेज कैरी? तो बीटा किरणों की अगर बात करें तो कैसा चार्ज वहन करती हैं, यानी कैसा उनके ऊपर चार्ज होता है? तो नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। अब देखिए कुछ चीज़ें और, जैसे कि आप अगर देखेंगे गामा किरणें, जो यहाँ पे गामा है यानी वाई, जिसको वाई से रिलेट करते हैं, गामा इस प्रकार से आपका होता है। तो इसकी जो वेधन क्षमता होती है, वेधन क्षमता क्या होती है? सबसे अधिक। और गामा की ही क्या होती है? यहाँ पे जो है आयनन क्षमता भी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। आयनन क्षमता सबसे अधिक। अगर यहाँ पे बात करें कि जो वेधन क्षमता सबसे कम किसकी होती है, तो जो अल्फा होती है, अल्फा कण जो होती है उनकी क्या होती है? वेधन क्षमता सबसे कम होती है। वेधन क्षमता सबसे कम हो जाएगा। और अल्फ़ा जो यहाँ पे कण होंगे उनकी ही क्या होती है? यहाँ पे जो अल्फ़ा कण होते हैं उनकी ही क्या होती है? वेधन क्षमता जो होती है सबसे कम हो गई। उसके बाद इन्हीं की जो आयनन क्षमता भी सबसे कम होती है। सबसे कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, समस्त रेडियोधर्मी पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप से बदल जाते हैं? ऑल रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आफ्टर डीके फाइनली टर्न्स इनटू व्हाट? तो जितने भी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनका जब क्षय होता है तो किसमें टूटकर, मतलब किसमें जो है उनका परिवर्तन हो जाता है, किसमें वो टूट जाते हैं और उनका जो है एक नया स्वरूप दिखने को मिलता है। तो कौन सा होता है? वो शीशे का होता है, लेड का होता है। किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उनके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर द कंट्री ऑफ इट्स डिस्कवर? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसकी खोज जो है यहाँ पे रेडियो एक्टिव, देखिए पोलेनियम जो है यहाँ पे इसके नाम के यहाँ पे पोलेनियम, जो पोलैंड है उसी के नाम पर पोलेनियम रखा गया है। ये 1898 में पोलैंड के निवासी मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन दोनों लोगों के द्वारा क्या हुआ कि यहाँ पे पोलेनियम जो आज वर्तमान में उसकी खोज की गई थी, जो कि पोलैंड के निवासी थे और उन्हीं के नाम पर जो इस तत्व का नाम रखा गया पोलेनियम। यूरेनियम की अगर बात करें, यूरेनियम की जो है इसकी खोज जो है 1780 में हुई। 1780 में क्लापबोर्ट के द्वारा की गई और इसका जो यूरेनियम नाम रखा गया, यूरेनस जो आपका प्लैनेट यूरेनस है उसी के नाम पर क्या है? यूरेनियम रखा गया। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूरेनियम जो है यूरेनस प्लैनेट के नाम पर रखा गया है, जिसकी खोज 1780 में क्लापबोर्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वन, किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? द इमिशन ऑफ विच इंक्रीजेज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट बाई 1? तो किसके उत्सर्जन से यहाँ पे बढ़ेगा?
तो जो बीटा होते हैं, बीटा कण जो होते हैं, उनके यहाँ पे उत्सर्जन से क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन की समरूप कौन है, हु इज द सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समरूप किसको कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के समरूप में यहाँ पे हम बीटा को जानते हैं। बीटा जो कण होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के समरूप के तौर पर जाना जाता है। अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड द अल्फा बीटा एंड गामा रेज। तो अल्फा बीटा गामा और जो किरणें आपकी तीनों हैं, इनकी खोज जो की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाए तो रदरफोर्ड हो जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि इसकी खोज किस वर्ष की गई थी। आपके ऑप्शंस हम दे रहे हैं कि यहाँ पे पहला जो है 1900, दूसरा जो है 1901, तीसरा जो है 1902 और चौथा जो है 1999। बताइए। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1902 में खोज की गई थी अल्फा बीटा गामा किरणों की। ओके, नेक्स्ट वन, हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन रेडियो सक्रिय किरण होती है, विच रेडियोएक्टिव रे इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस। तो हीलियम नाभिक के समकक्ष कौन सी रेडियो एक सक्रिय जो है किरण होती है, तो यहाँ पे कौन होती है, अल्फा किरणें। ध्यान रखिएगा अल्फा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट वन, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, विच सब्सटेंस एक्ट एज द मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारी जल जो होता है क्या होता है कि इसका यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, यानी मॉडरेटर का काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए भारी जल की जो खोज की गई तो किसके द्वारा की गई थी, एच.सी. मूरे के द्वारा। ये चीज़ भी ध्यान रखना है, एच.सी. मूरे के द्वारा क्या भारी जल की खोज की गई थी। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात की जाए तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, CaClO का होल टाइप्स हो जाएगा, एक इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का। और यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो जाएगा। तो आपके जो फार्मूले हैं उनको भी आपको क्या याद रखना चाहिए। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 16 इज कॉमनली यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट्स इमिट्स। यहाँ पे कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट 16 का यूज मैक्सिमम टाइम किया जाता है। तो इसकी क्या वजह होती है, इसमें जो है कौन सा विकिरण जो है उत्सर्जित होता है या क्या उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो गामा रेज जो होती है इसको उत्सर्जित करता है, इसीलिए जो है आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने देखा था कि गामा की जो किरणों की भेदन क्षमता होती है क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और आनयन क्षमता भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसीलिए इसका जो भेदन क्षमता अधिक होने की वजह से इसका हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। गामा किरणों का वेग लगभग किसके बराबर होता है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गामा रेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। सबसे आपको पहले पता है कि गामा किरणें जो है सबसे उनका जो वेग होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जो उनका वेग होता है क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उनकी जो वेधन क्षमता होती है क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो इसी से आपको वेधन क्षमता से ही आपको स्पीड यहाँ पे बात अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिया गया है इसमें ऑप्शन के अनुसार तो किससे, प्रकाश से लिया गया है, प्रकाश के वेग से, ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। नाभिकीय ऊर्जा का भविष्य ईंधन किसे कहा जाता है, व्हाट इज द कॉल्ड द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में किसे जाना जाता है, थोरियम को। ध्यान रखिएगा थोरियम, जिसका जो है आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 90 है। ओके, और थोरियम जो है इसका भंडारण जो है भारत में प्रचुर मात्रा में है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं क्या कहलाते हैं। एन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड। तो इनको क्या कहा जाएगा, कह रहा है कि जिनकी परमाणु संख्याएं समान होती हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है, भिन्न होती हैं। जैसे आप यहाँ पे 1 के केस में देखते हैं, यानी हाइड्रोजन का जो केस है तो 1 1s2 और 1s3। यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जो परमाणु संख्या है, यहाँ पे जो परमाणु संख्या आपको देखने को मिली सभी की क्या है, 1 है।
लेकिन आपकी जो द्रव्यमान संख्या वो डिफरेंट वन है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 है, तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात की जा रही है। तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाएगा समस्थानिक। इनका मतलब कि जो इनका स्थान जो होता है क्या होता है, समान होता है, इनको समस्थानिक कहते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओके, समभारिक क्या कहेंगे, समभारिक जिनके जो है आपका द्रव्यमान संख्या जो होते हैं, आइसोटोप्स जो होते हैं क्या होते हैं, इनके जो है समान होते हैं, आइसोबॉर्स होते हैं, ठीक है, जिनके जो है द्रव्यमान इक्वल होते हैं, ठीक है, जिनके जो आपके यहाँ पे मोस्ट नंबर होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, उनको क्या कहेंगे, समभारिक हम कहते हैं। इस चीज़ का भी आपको क्या ध्यान रखना है। सम न्यूट्रॉन, जिनमें जो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है, उनको हम सम न्यूट्रॉनिक के रूप में जानते हैं। आगे 3Li7 एंड दी 4Be8 क्या कहलाते हैं, व्हाट इज दी आर 3Li7 एंड दी 4Be8 कॉल्ड। यहाँ पे आपका लिथियम है और बेरियम है, तो इनको क्या कहा जाएगा। देखिए ऐसे कंडीशन में आपका क्या है कि जहाँ पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, इक्वल नहीं होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होंगे, यानी प्रोटॉन कुछ और होगा, न्यूट्रॉन कुछ और होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, इनको आइसोटोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहेंगे, आइसोटोन कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3 लिथियम 7 है और 4 बेरियम 8 है, तो इनको हम क्या कहेंगे, आइसोटोन कहेंगे। तो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो चुके हैं, और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका आंसर सही जो है PDF मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी विदा से सर, थैंक यू।